तो इस आर्टिकल में बात हो रही है पहले तो कि ब्लैक कार्बन एमिशन जो है उसको कर्व करने की ज़रूरत क्यों है। तो जो ब्लैक कार्बन है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को एंड उसके बाद एक हीटिंग इफेक्ट देता है जिसमें हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको वो इन्हांस करता है। ये आता है हमारे एटमॉस्फेयर में जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है फॉसिल फ्यूल्स का, जिसमें अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल जो सेक्टर है वो मेजर हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है 47%। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है 22%, देन व्हीकल से आता है 17%, ओपन बर्निंग जो विंटर्स के टाइम पे ज़्यादा देखते हैं 12%। तो जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उधर से सबसे ज़्यादा 47% आता है ब्लैक कार्बन इमिशन, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव्स भी चलाए थे जिसमें मेजर है एलपीजी कनेक्शंस दिया था 2016 में पीएमयूवाई के अंदर, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहाँ पे एलपीजी कनेक्शंस देने के साथ साथ जो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फ्री गैस स्टोव्स देना या फिर डिपॉजिट देना, बाद में रीफिलिंग जो करवाते हैं एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, ये सारे प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे इसके अंदर। इसमें 10 करोड़ तक 2024 जनवरी तक की अगर बात करते हैं तो 10 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड किए थे। बट इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक सिर्फ 2.69 करोड़ पीपल जो हैं, या तो उन्होंने एलपीजी रिफिल करवाया ही नहीं या फिर उन्होंने सिर्फ एक बार एलपीजी रिफिल करवाया। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये जो प्राइस है 600 रुपीज़ पर सिलेंडर का, वो ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो देखते हैं कि काउ डंग है या फिर फायरवुड है, वो तो फ्री ऑल्टरनेटिव है। तो इसमें रीफिलिंग वाला जो प्रोसेस है उधर हमने देखा कि लोग रीफिल नहीं करवा रहे हैं। तो जो प्राइस है सब्सिडी का उसमें हमारा चैलेंज निकल के आता है। इसके अलावा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर लोकल लेवल पे बात करें कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है, तो सीबीएम की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि है कोल बेड मिथेन, जिसमें हम बायोमास की कंपोस्टिंग करके गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं लोकल लेवल पे, जो कि एक्ट कर सकती है एक बेसिकली लोअर एमिशन होगा ब्लैक कार्बन का उससे, एंड क्लीनर फ्यूल ऑल्टरनेटिव की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पंचायत का रोल इसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में एंड लोकल लेवल पे उसको मैनेज करने के लिए। तो ब्लैक कार्बन एमिशन का मिटिगेशन ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड एसडीजी गोल्स को भी अचीव करना है। इसके साथ ब्लैक कार्बन एमिशन जो है रेजिडेंशियल सेक्टर से जो आ रहा है उसको मिटिगेट करके हम अवॉइड कर सकते हैं 6.1 लाख डेथ पर ईयर। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इंडोर एक्सपोजर है एयर पोल्यूशन का जो कि ब्लैक कार्बन की वजह से होता है उसको हम मिटिगेट करें। और ब्लैक कार्बन की वजह से जो एल्बिडो इफेक्ट है दैट आल्सो रिड्यूसेस, एंड इसकी वजह से वी आर सीइंग दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस बिहाइंड रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो उसकी वजह से आगे द रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फिनोमेना दैट आल्सो इंक्रीजेस। एंड अनदर एस्पेक्ट इज दैट ब्लैक कार्बन, मीथेन और जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है HFCs, दीज आर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। बट इनको हम सुपर पॉल्यूटेंट्स भी बोलते हैं। तो सुपर पॉल्यूटेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका पोटेंट इम्पैक्ट है ऑन ग्लोबल वार्मिंग वो ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट्स व्हाई दीज आर यू कैन से मेजर इश्यूज, ऑल्दो शॉर्ट लिव्ड हैं बट स्टिल दे आर सुपर पॉल्यूटेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में टॉकिंग अबाउट हाउ इट कैन हेल्प इन नेविगेटिंग द मेंटल हेल्थ, हमने ये चीज कवर करी थी। तो फर्स्टली जो हम बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डेटा इट कैन हेल्प और प्रिसाइजली और स्पेशलाइज तरीके से टू गेट फर्स्टली द डेटा एंड देन स्टडीज दो द डेटा द इंसाइट्स फ्रॉम दैट। एंड जो एक तरीके से मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज देखने को मिलता है, वी आर नॉट सो ओपन अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में। तो फर्स्टली तो आइडेंटिफाइंग कि पता ही नहीं लगता कि यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल मेंटल इशू, अ मेंटल डिजीज। सो एक वो चैलेंज है एंड उसमें हेल्प कर सकता है। एंड सेकेंडली जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, तो एआई की वजह से वी कैन गेट मोर, वी कैन से मोर प्रिवेसी और अनोनिमिटी इंक्रीज हो सकती है। तो हेल्प सीकिंग बिहेवियर
which is associated with again AI. तो natural language processing जो बोलते हैं कि it is associated with artificial intelligence. Computers को help कर सकते हैं in better understanding and interpreting human language. So जो time है that can also be reduced, efficiency can be increased. It can be made cost effective, available 24/7 क्योंकि again कोई human assistance initially नहीं चाहिए, तो AI is available 24/7. बट अगेन AI वर्किंग भी अल्टीमेटली इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगी, तो वहां पे रोल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकम सिग्निफिकेंट. एंड देन वी कैन अगेन ग्रुप द डेटा इन टर्म्स ऑफ दी सिमिलैरिटीज एंड देन मैंने आपसे पूछी है, मैंने आपको इसमें दो तरीके भी and then how does it help the clinicians. तो mental health and the complex causes of origin, वही जैसे उसको स्टडी करना या फिर आइडेंटिफाई करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है. पता ही नहीं लगता कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इशू. So it can help the clinicians get up to speed with the entire patient history, saving valuable time, and also during the sessions it can help in saving the time. And we can then again get to know कि कौन से drugs या कौन सी medicines ज़्यादा help कर सकती है, like antidepressants कौन से suggest किए जाने चाहिए, and psychotic drugs by analyzing the brain electrical activity, neuroimages या clinical surveys. तो predictive capacity, जब हम forecasting की बात करते हैं, that can also be detected with this. तो बाकी इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं उठता है कि मेंटल हेल्थ से जो रिलेटेड चैलेंजेस है वो है कि लैक ऑफ सोशलाइजेशन. तो अगर घर में अगर एआई यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसके थ्रू ही आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो घूम फिर करके आप यू आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन कंप्यूटर. You are investing more and more time on the technology aspect rather than direct engaging with the people outside. तो उसके कारण भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगा. विटामिन डी कम मिलेगा, आप खेलोगे बाहर नहीं, योगा नहीं करोगे आप, तो उसके कारण भी हो सकता है. नेगेटिव एस्पेक्ट बात कर रहे हैं. दूसरा कि जो डॉक्टर जब बैठ के सुनते हैं पेशेंट को, तो एक जो फील होता है, वो फील में फिर एक जो ट्रस्ट बढ़ता है पेशेंट के बीच में, और पेशेंट अपने पूरे बात बताते हैं. वो क्या एआई पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन उठता है ओवरऑल. क्योंकि हाँ, आप बस लेकिन लिख यहाँ रहे हो पे कि आई ये डोंट थिंक सिम्टम तो है, ये सिम्टम है, ये सोल्यूशन है, ऐसा करो, हाँ वैसा हो सकता है. हाँ, लेकिन जो लेकिन डॉक्टर सुन मैं बस ये बोल रही हूँ कि इस पॉइंट में कि यहाँ पे इस चीज को रिप्लेस करने की बात नहीं कही जा रही है, इसको एज एन एडिशन देखा जा रहा है. तो इसमें बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर्स है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में होते हैं, दे कैन यूज द टूल्स गिवन बाय द एआई. उसके बाद फिर उनके पास डेटा रहेगा, पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, प्रिडिक्शन कर सकते हैं. और फिर जो लॉन्ग टर्म में जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. फिर दूसरा चीज़ की जो एक ब्लड रिपोर्ट, हर एक चीज़ को, तो आई थिंक इट विल बी ए सपोर्ट मैकेनिज्म. एआई असिस्टेंट बोल सकते हैं, बना सकते हैं मेंटल हेल्थ में डॉक्टर्स के लिए, रादर देन कि इसको चैटबॉट बनाए पूरे. So Ashok, you can cover this. National Mental Health Survey have said out of every 20 Indians were depressed, one out of 20. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक शेम है कि अगर आप बात करोगे कि मुझे मेंटल इलनेस है, तो आपको बोला जाएगा पागल है, आपको भेज दिया जाएगा डायरेक्टली हॉस्पिटल, और आपको एडमिट भी किया जाएगा. तो लोग के अंदर में अवेयरनेस नहीं है विथ रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ की. जरूरी नहीं कि सबको वैसे होता है, कुछ एक स्टेज आता है. फिर दूसरा बोल सकते हैं कि ट्रॉमा, फैमिली ट्रॉमा, रिलेशनशिप जब इशू होता है फैमिली के अंदर है बाहर में भी, उसी कारण है. फिर तीसरा कि जॉब क्राइसिस, उसी कारण भी होता है, जॉब नहीं मिल रहा है, आपको मोटिवेशन नहीं है काम करने का. तो और दूसरा कि जो पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर में विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर, कास्ट या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राइट वर्सेस लेफ्ट, उसके कारण भी जो एक मेंटल एक फ्यूल है वो बर्नआउट होता है.
एग्जॉशन होता है उसके कारण, वही लिखा सब कास्ट रिलीजन जेंडर सेक्सुअलिटी एंड क्लास। इसलिए हमें अवेयरनेस चाहिए विथ रिगार्डिंग टू द मेंटल हेल्थ और उनका इशू। रोल ऑफ एजुकेशन आता है, फैमिली आता है, इसमें रोल ऑफ सोसाइटी आता है फॉर अ कम्प्रहेंसिव केयर ऑफ द पीपल। फिर डॉक्टर्स का, जो हम लोग सुबह ऊपर बात कर ले, एआई की टेक्नोलॉजी का रोल है, तो वही बात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप वोकनेस पर नहीं जा सकते कि फॉर एग्जांपल हाँ। when you are much more aware regarding the power structure and social inequality in the society, तो उसको वो कहा जाता है कोटेशन के अंदर में। अब आपको लगता है कि आप कुछ करेंगे टू रिड्रेस द सोल्यूशन, लेकिन रिड्रेस हो नहीं पाता है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास तरीका नहीं है। आप बस ऑनलाइन टाइप करते हो, कमेंट करते हो, या फिर आप ट्विटर में हैशटैग यूज करते हो, तो फिर और इंगेजिंग होता है, इंगेजिंग और फिर उसमें इंडल्जिंग होता है, उससे मेंटल हेल्थ आपकी खराब होता है। तो और रादर देन, हाँ, चैलेंज है कि सोशल सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप लाइक किसी इंसान को बार बार एक ही टैग देके या टर्म देके यूज करते हो कि पागल है, तो उससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या वो जो इशू है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन अगर हम बोले तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, आयुर्वेदा की हम बात कर सकते हैं, हम योगा की बात कर सकते हैं, देन सात्विक वे ऑफ लाइफ। तो ऐसे हेल्थ कैंप्स और ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। सो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो सम ऑफ द लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, एएसआई विल बी डी लिस्टिंग देम। सो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई, तो ऐसा देखा जाता है कि मतलब ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज साइट्स है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आसपास की जो अगेन पॉपुलेशन है उसको तोड़ देते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है। देन सेकंड चैलेंज हमने इसको डील किया था इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, की क्लाइमेट चेंज की वजह से वी आर सीइंग कि सच मॉन्यूमेंट्स दे आर लॉस्ट, जिनको प्रिजर्व नहीं किया जाता है। तो उस केस में वी आर सीइंग कि ASI's रोल बिकम इम्पोर्टेंट, तो इट वुड बी डी लिस्टिंग अराउंड 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। एंड दिल्ली के केस में भी हमने देखा कि वहाँ पे जो साइट्स है उसको पूरा तोड़ के डिस्ट्रक्ट करके दी हाउसेज आर बीइंग क्रिएटेड ऑफ अगेन पॉलिटिशियंस, अगर हम बोले तो, जो एक केस हमें दिल्ली में देखने को मिला था। एंड यहाँ पे जो एक्ट इम्पोर्टेंट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। सो जिनको हम कंजर्व नहीं कर पाए उनको डीलिस्ट करने की बात यहाँ की जा रही है। एंड पिक्चर में कैन सी दिस इज द मुगल एरा कोस मीनार इन दिल्ली जू। तो ऐसा एक सिमिलर माइलस्टोन हरियाणा में भी है अगेन, which was not conserved and protected, so it might also be delisted. And ASI, it was founded in 1861. So the bulk of currently protected monuments were taken under the ASI's wings from 1920s and 1950s. So this is one of the issues कि जो untraceable monuments है, जो सिर्फ papers पे and site पे जाए तो there is like something else being constructed there. तो अगर एआईसी का बात कर सकते हैं, तो कैसे इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत बार केस आता है जहाँ पर वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स आर इन सैम्बल्स। उनको एक तरह से रेट्रोफिटिंग नहीं किया जाता है, प्रिजर्व नहीं किया जाता है। उसमें कोई लोग गाय बांध देते हैं, काऊ शेड हो जाता किया है, तो वहाँ पर फिर अलग अलग अड्डा बन जाता है माफिया सब का भी। तो कैसे इसको बना सकते हैं? तो फिर आई थिंक सम सोल्यूशन बोल सकते हैं कि अडॉप्ट हेरिटेज पहला हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये ऐसे पास अपना पैसा हो नहीं सकता है पूरा हो, इसलिए एक पीपीपी मॉडल पर होना चाहिए, ऐसे अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम था। दूसरा बोल सकते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे 3D प्रिंटिंग और बाकी सब में जो टूटा हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। तीसरा बोल सकते हैं जो लोकल बॉडीज है वो भी बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं टू प्रिजर्व द मोन्यूमेंट। उसे लोकल जो लोग हैं, जैसे हम रिटेलर हो गए और या तो फिर डायरेक्ट कंपनीज हो गए, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सीएसआर में भी और दूसरा सोशल इंडेक्स में भी। तो वो एक एस्पेक्ट आ सकता है। चौथा हो सकता है कि कंट्री दोनों कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेफ गार्डिंग द कल्चर एंड हेरिटेज। और मोर एंड मोर
रिसर्च होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए बिटवीन द ASI एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन इंडिया में, चाहे IIT हो गया या फिर इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट, उसका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट ऐसी नाम था, वो हो गया, इंटैक्ट हो गया, डिफरेंट, तो बोल सकते हो। और एक और चीज, जो फाइनेंशियल इशू, अगर हम एएसआई की भी बात करते हैं और आपने बोला कि बॉन्ड्स इशू की जा सकती है, तो वो फीजिबल हो सकता है अगर कंजर्व करने के बाद वहां पे टूरिज्म एक्टिविटीज और ज्यादा प्रमोट हो, तो तभी वी कैन से कि पीपल वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज बॉन्ड्स। क्योंकि अगर उनको रिटर्न्स नहीं मिलेगा, रिटर्न कैसे मिलेगा अगर आपने साइट को कंजर्व कर दिया बट वहां पे टूरिज्म एक्टिविटी उतने नंबर्स में नहीं हो पा रही है, तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ये दो चीजें सॉल्व कर सकते हैं, एक तो कंजर्वेशन और साथ में एएसआई का जो फाइनेंशियल किन से चैलेंज है, दैट कैन आल्सो बी रिजॉल्व थ्रू दिस, और साइट प्रिजर्व भी हो जाएगी। यस। तो हमने देखा कि 80% सीपीसीबी ग्रीन फंड्स दे आर अनयूज्ड। तो ये भी नहीं पता प्रॉपरली कि मतलब कहाँ पे फंड्स को यूज किया जाना चाहिए, या एक हम बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस है in terms of using the funds also. So 80% of the environment protection charge and environmental compensation collected by the Central Pollution Control Board remains unspent, according to NGT. तो CPCB statutory pollution control body है under the Union Environment Ministry, and so this is one of the issues. अब बाकी इसमें हम, बाकी तो यहाँ फिगर्स दे रखी है, तो यही है कि यहाँ पे भी अगेन साइंटिफिक स्टडी और जो डेटा है उसके बेसिस पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर किए जाने चाहिए। देन रोल ऑफ कैग की हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग की व्हाई द फंड रिमेन्स अनयूज्ड, या जहाँ पे यूज किया गया वहां पे किस लिए उसको यूज किया गया, व्हाट वर द आउटकम्स एंड रिजल्ट्स। तो बाकी यहाँ ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन और हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग द यूजेज ऑफ द फंड्स। So India stops buying the Venezuelan crude. हमने देखा कि रशिया remains on the top. यहाँ पे भी we can say कि major crude oil imports हमारे रशिया से, followed by Iraq, Saudi Arabia. Now we have US. तो वेनेजुला से हमने completely stop कर दिया. And Indian refiners have stopped from Venezuela crude oil amid the looming US sanctions on these tankers. So because of the sanctions, this is the decision why I will not be importing from there. And after again Russia-Ukraine war, we saw how this thing has changed for India, that Russia came on the top. एंड वेनेजुला क्रूड इंडिया के लिए बेनिफिशियल इसलिए था क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर था, बिकॉज वेनेजुलन इकोनॉमी मेजरली इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स। वहां पे ज्यादा सल्फर कंटेंट मिलता है, क्रूड ऑयल में सल्फूरियस है, एंड इट इज मोर विशियस ऑल्सो, विस्कस ऑल्सो, सॉरी। तो इसलिए ये दो हम क्वालिटी की जब बात करते हैं ऑफ क्रूड ऑयल, तो वेनेजुला ऑयल was beneficial, but again because of sanctions will not be importing from there. But still India अगर still import करना चाहते हैं तो it is being stated कि it still remains immune from the sanctions which has been imposed on Venezuela. And but long term perspective say we cannot say anything, so that is why we are heavily dependent upon Russia for the time being. तो बाकी ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, और जो वॉलेटिलिटी एसोसिएटेड है दैट स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, चाहे नेचुरल गैस की हम बात करते हैं या रेन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बिकम्स सिग्निफिकेंट। When we're talking about major exports from India, और अभी करंटली हम बात करें तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया इज साइनिंग, तो उसमें इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स या इंजीनियरिंग गुड्स वी आर सीइंग की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दे गेट बूस्ट फ्रॉम दीज ट्रेड पैक्ट्स जो इंडिया ने साइन करे, लाइक
engineering exports to UAE, they increased by 16%, and to Australia also they increased by 5%. So इसकी वजह से जो हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की भी बात करते हैं, तो और साथ में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो वी आर सीइंग दैट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स की इट इज वर्किंग आउट। तो जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स की वजह से हाउ वी आर सीइंग कि देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड फ्लोज। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स एक हमें मेजर चेंज देखने को मिल रहा है कि दे आर इंक्रीजिंग। एंड इवन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स टू चाइना, इंजीनियरिंग गुड्स के तो वो डिक्लाइन हुए हैं विच आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। बाकी वी आर सीइंग कि ऑल्टरनेटिव कंट्रीज जहां हम प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। So there also we are seeing increase in terms of engineering goods, and there is dedicated engineering export promotion council also. So we are seeing exports of zinc and products, nickel, motor vehicles, railways, transport and parts, ships and boats. So यहाँ पे we are seeing a decline in exports. बाकी So when we're talking about again structural transformation in the agriculture sector, so we are seeing this ICCC. This is Integrated Command and Control Center, which has been set up at the Krishi Bhavan in New Delhi. तो एक तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उन सब के सोल्यूशन आपको इस डिजिटल डैशबोर्ड पे मिल सकते हैं। तो this is a significant leap forward in leveraging again कैसे implementation of technology is helping us in terms of advancements. We can actually help in increasing the yield and productivity in the agriculture sector. So again इसमें we'll be seeing the implementation or the role of artificial intelligence, remote sensing data, satellite data, geographic information system GIS to collect and then process this large amount of granular data. So data analytics in agriculture. So that's how again this can also be then promoted as a profession also. So high skilled job can be created here. तो माइक्रो लेवल डेटा को भी स्टडी किया जाएगा विच कैन बी मेड पॉसिबल थ्रू दिस डैशबोर्ड। एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी जैसे वी टॉक अबाउट राइट नाउ जो एप्स वर्क कर रही है लाइक किसान ई मित्रा, there's this chatbot and also there's one chatbot for the PM किसान beneficiaries also। तो जितनी भी चीजें associated है with agriculture, चाहे आपको सोइंग से related कुछ पूछना हो या there's this issue related to change in climate, which crop would be more suitable, timing क्या होनी चाहिए, या availability of fertilizers closely आपकी location पे कहाँ हो सकते हैं, तो all of that would be dealt with through this thing। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में फार्मर्स एडवाइजरीज पहले इशू की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ वेदर रिलेटेड डेटा फॉर IMD। तो इन टर्म्स ऑफ बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर द फार्मर्स दैट वुड बी हेल्पफुल। ड्रॉट एक्शंस अगर लाइक ड्रॉट्स हो रहे हैं या फिर फ्लडिंग हो रही है तो तब क्या करना चाहिए फार्मर्स को, and then it can help in crop diversification also on the basis of again analysis of the data कि इस region में given the climate how things are changing, given the declining water table कौन सा crop ज़्यादा suitable होगा किसी particular region में। and then farm data repository would be there। तो कृषि decision support system, तो डेटा वुड बी देयर, आने वाले टाइम में फोरकास्टिंग में भी वो हमें हेल्प कर सकता है। So Ashik, you can take this up. Putting the climate action bill. So in 2022, we discuss about the loss and damage fund. और NQQG क्या है सर? A new amount as New collective quantitative goal on finance। आप एक बार ले लो इसको, मैं टाइप कर रहा था। जैसे फाइनेंस की यहाँ बात हो रही है तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की यहाँ बात की जा रही है कि इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग या
कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है। तो जैसे कि COP29 में इसका हमने देखा कि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस रहा कि डेवलप्ड कंट्रीज कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, डेवलपिंग कितना कर सकती है, सो दैट अगेन वी कैन कलेक्टिवली मीट दी SDG गोल्स ऑल्सो। सो NCQG, it is described as the new amount that must be mobilized by the developed countries every year from 2025 towards the financing of the climate action. So specifically that is being talked, और इससे पहले जो गोल सेट किया गया था कि $100 billion would be provided by developed world every year, वो नहीं मीट हो पाया, तो इसलिए this might have been again the result of that also. तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि additional या जो न्यू अमाउंट होगा that should be $100 billion higher than developed countries collectively, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है आफ्टर जो 2020 से उन्होंने प्रॉमिस किया। तो अब सिंस वो टारगेट मीट नहीं हो पाया तो बर्डन या रिक्वायरमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग के अराउंड। So unavailability of adequate finance, cost of financing is the challenge, specifically developing countries, क्योंकि वो still उस stage of development में हैं, तो वो इतना limited finance होने की वजह से they cannot invest so heavily in climate mitigation या green energy transition. So here we are having the report by even UNFCCC. So they say कि developing countries would require a total of about $6 trillion annually between then and 2030 just to implement the climate action plans. $6 trillion annually, which is huge. So it's all related to finance only. इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया कॉल्ड अपॉन द डेवलप्ड कंट्रीज टू इंश्योर कि इस जो NCQG है इट वाज एटलीस्ट $1 trillion per year. तो वी आर डिमांडिंग मोर. तो ये ओवरऑल इसमें बात हो रही है इसके अराउंड ही. तो एक IRENA association like Indian Renewable Energy Association is there. So we can look more on this. और बस यही है, बाकी तो कुछ और एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है. यहाँ पे जो डेटा दे रखा है तो क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज बाय डेवलप्ड कंट्रीज कितना कर चुके हैं अभी हम. लाइक 100 बिलियन तो कभी हुआ ही नहीं वैसे भी, और अभी द डिमांड्स गोज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो वेयर डिड होमो सेपियंस गो आफ्टर अफ्रीका. जब हमने कुछ दिन पहले भी स्टडी किया था कि इथोपिया में एक स्टडी की गई कि बिकॉज ऑफ अगेन volcanic eruptions या drought, the people they started moving towards Eurasian region. So this is this cave, Pebde cave in Iran, was occupied by hunter-gatherers 42,000 years ago. तो कार्बन डेटिंग के थ्रू और रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू जो स्टोन टूल्स हमें मिले उनकी स्टडी की गई एंड उनसे पता लग चुका है कि they move towards the Eurasian region. A species emerged in Africa more than 3 lakh years ago with the migration out of the continent 60,000 to 70,000 years ago. So they moved towards like Iran, Southeast Iraq, Saudi Arabia before going on to settle all of Asia and Europe. तो यहाँ से they moved. Hunter and gatherers. तो Stone Age की बात हो रही है. Five-year investment plan by Wipro GE. Local manufacturing और R&D में. तो मेड इन इंडिया पेट CT डिस्कवरी IQ स्कैनर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जब हम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि देयर शुड बी इंक्रीज पार्टिसिपेशन और एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, बट वहां पे भी दैट कैन ओनली बी मेड पॉसिबल जब गवर्नमेंट, अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हो उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस पैसे को कहीं से बोरो कर रही है. जब हम गवर्नमेंट बोरोइंग से गवर्नमेंट डेट की बात करते हैं तो वो जब बैलेंस आउट हो पाएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ फंड्स, क्योंकि फाइनेंस एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ फंड्स जो प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर करने के लिए बचता है या बोरोइंग्स करने के लिए बचता है वो कम बचता है. तो इसीलिए इसके वजह से भी वी से कि प्राइवेट सेक्टर उस स्केल या लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है.
ह्यूज टैक्स डिमांड्स जब हम इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, कल हमने बासमती राइस की इन डिटेल में बात करी थी कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस एंड चैलेंज फ्रॉम पाकिस्तान, जो कल हमने आज तक कवर किया। तो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैव रिसीव नोटिसेस फ्रॉम कस्टम्स डिपार्टमेंट डिमांडिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी डिफरेंशियल्स ऑन जो उन्होंने राइस पहले एक्सपोर्ट किए हैं। So this can negatively impact the rice exports. 20% duty on the parboiled rice, and estimated total cost of this additional duty, it could be 1,500 crore rupees. So already they were paying around 20% duty based on the free on-board value of the rice. But now additional tax is being demanded from the exporters. ये बाकी बात हो रहा है। Gopalpur port in Odisha from the SP group now goes to the Adani ports. So growing dominance of the Adani group of company, Adani ports specifically बात करें तो हमने देखा कि at every 500 kilometer on the coastline we are having one Adani port. तो क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म को शो नहीं कर रहा है, या जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रुप के पास इफ इट इज कंट्रोलिंग सो मेनी पोर्ट्स, तो दिस इज आल्सो वी कैन से मोनोपोलाइजिंग बिहेवियर. And since ports become important part of the critical infrastructure also, so since they are controlled by the private sector, so that can become again a clashing point in future also. So Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Strategically, 14 strategically located ports हैं. So with this, Adani becomes India's largest port exporter and developer, handling over a quarter of all the cargo passing. बट इसकी वजह से वी कैन सी कि सिंस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, तो जो स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या कॉर्पोरेट मॉडर्न ऑफ गवर्नेंस की हम बात करते हैं, दैट कैन बी द पॉजिटिव बेनिफिट्स दैट कैन वी कैन सी. एंड इसमें जैसे हम बोलते हैं कि जो रिटर्निंग टाइम है इंडिया में, लाइक इट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, अभी भी जो पोर्ट रिवर्सल टाइम की बात करते हैं, और हमने इसको कंपेयर किया था विद सर्टेन डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हमने सिंगापुर की बात करी थी, तो वी नीड टू ऑल्सो ब्रिंग इट डाउन इन टर्म्स ऑफ फ्यू आवर्स, कि हमने कुछ रिसीव किया, कुछ लाइक इम्पोर्ट किया, एंड देन जो कंटेनर्स उनको फिर से रीफिल करने में और एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगता है, तो उस टाइम को कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर रोल बिकम इम्पोर्टेंट. देन ग्रीन मैरीटाइम में अगेन प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प, green shipping, so this forms a part of even the blue economy. And then we can also talk about the importance of CONCOR, Container Corporation of India, कि जो capacity है उसको increase करने की बात हम करते हैं. So they will be having full flexibility to design and expand the port as per their market demand. So Gopalpur handles a mix of dry bulk cargo including iron ore, coal, limestone, ilmenite and alumina. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक कोई पोर्ट किस चीज में स्पेशलाइज करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. और वी कैन गो थ्रू द लोकेशंस ऑफ अदर पोर्ट्स लाइक गोपालपुर उड़ीसा में यहाँ लोकेटेड है, गंगावरम, कृष्णापट्टनम एंड काटुपल्लो. तो वी कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैप. गुजरात में हम देखते हैं मुंद्रा पोर्ट, टूना, हजीरा, डिगी, मोरमुगांव इन गोवा. GAIL plans first green hydrogen project. So state and natural gas company GAIL. तो मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन पर डे 4.3 tons. So green power, talking about a sustainable alternative, green hydrogen. So green hydrogen में there are no like greenhouse gases which are produced as a byproduct. That is why it is called green. ये हमने डिस्कस किया था पहले. सुप्रीम कोर्ट पुट अ स्टे ऑन द गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट. तो इसमें फैक्ट चेक यूनिट की वजह से वी आर सीइंग कि इसको फेक न्यूज को डील करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. बट यहाँ पे इश्यूज यही है कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जो ज्यादा पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट चेक यूनिट, तो क्या उसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 वुड दे बी गेटिंग वायलेटेड. So that needs to be looked into, and we are seeing कि since this is subjudized, so final decision क्या रहता है.
करंट अकाउंट डेफिसिट हम देख चुके हैं, इट इज डिक्लाइन टू 1.2% ऑफ द जीडीपी. मिसलीडिंग एड्स, ASCI ties up with the consumer body. तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ दे हैव टाइड अप. तो जो मिसलीडिंग एड्स हैं, विच आर ऑल्सो वी कैन से इन अ वे we are seeing involved in increased participation of celebrities or social media influencers. So it is being talked about कि उनके against actions लिए जाएंगे if they are found to be infringing the laws. So that's all. Now we can summarize. Starting with the first one, sickle cell disease. Sickle cell होता है rather than concave lens और less carrying of the oxygen. कैसे डील किया जाना चाहिए? तो 3 एरियाज है, इसको इंक्लूड किया गया है PW लिस्ट 2016 में. नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है. CSR is making gene editing therapy for CSD and more clinical trial is needed. Regarding India, Philippines, India took a principal stand rather than neutral stand. Then ILO का डेटा 36% से 66% बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ. साइकिलिंग के बाद किया तो वी डिस्कस कि इट इज़ नॉट अ फ्रीबी बिकॉज इट ए पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबिंग, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया सकता. Foreign policy में we discussed 2 things that mostly national parties or talks about the foreign policies. Regional parties should also include the foreign policy in their own manifesto. दूसरा, the government should be made accountable by the political parties in the question hour, 0 hour और media और जनरल जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होता है. बिलियनियर्स में देखा जाए तो इंडिया 3rd रैंक पर वर्ल्ड वाइड. ब्लैक कार्बन जहाँ पर अनयूज्ड इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, ब्लैक कार्बन होता है. एल्बिडो इफेक्ट उससे कम होता है, वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ता है. ऑल्टरनेटिव क्या है? नेशनल गैस ग्रिड, इलेक्ट्रिक स्टोव, लोकल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कोल बेड मिथेन बाय द पंचायत बॉडी. मेंटल हेल्थ कॉम्प्लेक्स है. AI कैन बी यूज और नॉट, वी डिस्कस की हर कर सकता है स्टिग्मा कम करने के लिए, अनोनिमिटी बढ़ाता है, फिर ज़्यादा सुटेबल होते हैं लोगों के लिए, घर में बैठ के चेक कर सकते हैं, इफेक्टिव है. लेकिन AI इमोशनल सपोर्ट नहीं सकते, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए. दैट इज वाई डॉक्टर इज नीडेड और डॉक्टर को एज AI एज ए सपोर्ट मैकेनिज्म हेल्प कर सकता है. तो कीवर्ड मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ. उसमें बात हुआ कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ शॉक थेरेपीज और काउंसलिंग सेंटर ओपन होना चाहिए हर जगह पे, और PM मेंटल हेल्थ को इंक्लूड किया है PMJ के अंदर भी, और स्टिग्मा कम करना चाहिए. Regarding the ASI, CAG has reported 92 monuments have been untraceable. और ASI it is established under statutory provision 1958. तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वी डिस्कस कि लोकल अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, लोकल बॉडीज कैन जनरेट अ सोशल बॉन्ड. फिर दूसरा, म्यूनिसिपैलिटी के पास कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए. ASI का इंटीग्रेट करना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, 3D प्रिंटिंग, AI मॉडलिंग, सो दैट द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन बी रेट्रोफिटेड. लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है. फिर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच वी डिस्कस, कृषि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल. उसका रोल क्या है कि जो भी इंडिया में कहीं भी फार्म सेक्टर है उससे डेटा यूज किया जाएगा और उसको एक जगह पे डैशबोर्ड में स्टैब्लिश किया जाएगा दिल्ली कृषि भवन में. उसमें सब चीज़ मैपिंग किया जाएगा, प्रेडिक्ट किया जाएगा, आपको फार्मर्स को रिकमेंड किया जाएगा ऑन द सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉइल हेल्थ, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ग्रीवांस रेडिएशन, सब चीज़ उसके थ्रू किया जाएगा. तो इट इज़ ए यूनिफाइड कमांड. COP29 में डिस्कस 27, 28, 29 क्या फर्क? 27 टॉक्ड अबाउट लॉस एंड डैमेज, 28 टॉक्ड अबाउट ग्लोबल स्टॉक टेक. 29 में अभी बात चल रहा है न्यू कलेक्टिव क्लाइमेट गोल फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल है, जिसमें हर एक कंट्री चाहेंगे कि कैसे $100 बिलियन जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा, तो कैसे एक न्यू फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप कमिट कर सकते हो बाय द डेवलप कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज. क्योंकि इंडिया बोलता है कि ट्रिलियंस चाहिए, बिलियंस नहीं चाहिए, ट्रिलियंस चाहिए, और $4.6 ट्रिलियन चाहिए एवरी ईयर, तभी जाकर ग्रीन ट्रांजिशन हो सकता है. देन इट इज अ मिसलीडिंग एक्ट अंडर द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी.